हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद कि अच्छे होंगे और तैयारी पीक लेवल पे होगा। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आप लोगों की। सेट प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। जो सेट ज्ञानगर यूट्यूब चैनल से जा रहा है, बहुत अच्छा सेट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक ही बात को बार बार बोलूं ये भी अच्छा नहीं लगता। ठी- लेकिन ईमानदारी और निष्ठा बहुत कारगर होती है। और यकीन जानिए, मैं आपका जो सेट करा रहा हूँ, बहुत ही मेहनत करके क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और ये एक ऐसा सेट है जो आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए बैठना चाहते हैं, सभी एग्ज़ाम में एटलीस्ट अगर 20 क्वेश्चन पूछ रहा है तो कितना ही दिन अगर ख़राब होगा मेरा, तो 10 क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए कारगर है। यानी कि अगर रेगुलर में सेट आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आप 1 to 5 के लिए देना चाहें, 6 to 8 के लिए देना चाहें, या 9 to 10 के लिए देना चाहे, या 11 12 के लिए देना चाहें, आप किसी में भी ठीक है। 80 क्वेश्चन अगर 9 10 की है तो उसमें तो 40 प्लस रहेगा, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर 1 to 5 में अगर बैठना चाह रहे हैं, अगर 20 क्वेश्चन पूछ रही है साइंस से, तो 7 से 8 क्वेश्चन ये डायरेक्ट सेट से रहेगा। यानी ऑप्शन के साथ क्वेश्चन लैंग्वेज भी वही रहेगा, और क्वेश्चन भी क्या रहेगा, वही रहेगा। ऑप्शन भी वही रहेगा, कहीं ट्विस्ट नहीं रहेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि आप कितनी निष्ठा ईमानदारी के साथ ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को, मेरी बातों को फॉलो कर रहे हैं आप। ठीक है, ये निर्भर आप पे करता है। मैं अपनी ईमानदारी तो ज़रूर दे रहा हूँ, लेकिन आप कितनी ईमानदारी दे रहे हैं ये निर्भर किस पे करता है, आप पे करता है। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक भी करिए, क्योंकि अभी तक आप बहुत लोगों को जोड़ने का प्रयास नहीं किए हैं, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए, अगर अच्छा लग रहा है तो लोगों तक पहुंच जाए, किसी का भला हो जाए, है ना। थोड़ी सी सहयोग से, अगर आपकी कोऑपरेशन से, अगर आपके साथियों तक ये चैनल चला जाता है, और आपके साथी भी शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक बनने में, टीआरई एग्ज़ाम निकालने में अगर कामयाब हो जाता है, तो आपको हमेशा के लिए धन्यवाद या आभार प्रकट करेगा। ठीक है, और मैं तो आपके लिए सदा समर्पित हूँ ही। ठीक है ना, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है, कुछ इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत एक प्रेरणादायक के रूप में काम किया है। इससे इनकार नहीं कर सकते हैं और कभी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तक लाने में आप सभी का बहुत अहम रोल और बहुत बड़ा योगदान है। नहीं तो हमारी क्या मजाल जो हम इतने यानी लोग आप तक के यानी जुड़ पाते हैं। यानी आप लोग का ही कॉपरेशन और सहयोग है कि ज्ञान घर यूट्यूब चैनल रन कर रहा है और आगे भी करेगा। ठीक है ना, आप लोग का साथ और आशीर्वाद और कृपा बना रहा ऊपर वाले की, सब कुछ बेहतर ही होगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग समय को किल नहीं करते हैं। बहुत सारे साथी इस बात से टेंशन में है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, या कुछ साथी खुश हैं कि सही हुआ एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। यानी जिनके लिए अच्छा एग्ज़ाम गया था उनके उनको तकलीफ, और जिनको अच्छा नहीं गया था उनको। लेकिन देखिए, दोनों के लिए सही ही, अगर कैंसिल हुआ पेपर तो बेहतर ही हुआ है। बिकॉज क्वेश्चन का आउट होना एक दुर्भाग्यपूर्ण काम है, और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यानी किसी को हो सकता है आपका 1 नंबर के कारण सिलेक्शन ना हो पाता। ठीक है ना, इसीलिए अच्छा गया ठीक है, और जिनका मान लो कि नहीं गया है, खराब गया है, तो दोनों को इसमें क्या है ना, खुश होने की ज़रूरत है। क्योंकि चलिए, पेपर कैंसिल हो गया, फिर से आप तैयारी कर लीजिए, और प्रयास ये रहे कि फिर से आप क्वेश्चन आउट ना होने पाए। ठीक है, ये आयोग की निर्भर करती है कि आयोग किस तरह से कंडक्ट कराना चाह रही है। ठीक है, चलिए, आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं, सेट पे आते हैं। इसलिए होपलेस और नाउम्मीद नहीं होना है, स्ट्रगल मेहनत जारी रखिए, जो होगा बेहतर होगा, बस ये कल्पना रखिए। अगर अच्छा हो रहा है तो सबके साथ अच्छा होगा, अगर बुरा हो रहा है तो सबके साथ बुरा होगा। ठीक है, यानी किसी एक के साथ ना अच्छा होने वाला और ना ही किसी एक के साथ बुरा होने वाला है। जो जितना मेहनत करेगा वो एक बाजी मार ले जाएगा, बस इतना याद रखिए। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड वही रहने वाला है, क्वेश्चन का लेवल वही रहने वाला है। बस निर्भर करता है कि आपने बातों को कितनी श्रद्धा और कितनी निष्ठा और कितनी कंसंट्रेशन ध्यानपूर्वक यानी से सुना है, और सेट प्रैक्टिस किया है। ठीक है, चलिए, आइए हम लोग सेट पे आते हैं। अगर सेट दमदार रहती है आप लोगों के लिए एग्जाम के लेकर के, तो थोड़ी कमेंट करके जरूर बताया करें
कि हाँ सेट कैसा क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या सेट का लेवल ठीक है, जिस तरह से एग्ज़ाम पूछती है उस पैटर्न पे है या नहीं है, तो मुझे थोड़ा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और इसी बीच में कुछ कुछ मैं जो थोड़ा कंसेप्ट जो लिखता हूँ इसको ज़रूर माइंड में रखिएगा। हो सकता है कि ये क्वेश्चन नहीं जो मैं बता रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन आ जाए आपका, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू डीएनए, यानी डीएनए के तुलना में कौन सी बातें सही नहीं है। तो मैंने कहा बताया था कि डीएनए जो होता है मोनोमर मिल मिल करके एक लॉन्ग चेन बना लेता है, लॉन्ग चेन को बनाना ही हम लोग कहते हैं पॉलीमर। तो डीएनए एक पॉलीमर स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही बात है। आपसे पूछा नहीं, तो नहीं को तलाशना है। इट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस, डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात क्या कहा, इट इज अ बेसिक सब्सटेंस, मुझे यहीं पे डाउट लग रही है, क्योंकि डीएनए का अगर फुल फॉर्म आप बात करने चलेंगे तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। यहाँ पे क्या दे दिया है, बेसिक दे दिया है, तो बेसिक होता नहीं है, न्यूक्लिक एसिड होता है, ये याद रखिएगा। तो सी नंबर इधर नॉट करेक्ट हो गया। और फर्स्ट आइडेंटिफाई, अगर आपसे कहे कि डीएनए को पहली बार किसने पहचान किया था, किसने आइडेंटिफाई किया था, तो साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, फ्रेडरिक मिस्चर, ये साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिक मिस्चर, जो आपको यानी डीएनए को आइडेंटिफाई किया था। और एक बात हम ये याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ दे कि डीएनए जो होता है इसका स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है, क्या होता है, डबल हेलिकल, मतलब इस प्रकार आपने देखा होगा डीएनए का कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर, इसी को कहा जाता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अगर आपसे पूछ दे कि ये स्ट्रक्चर किसने दिया है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो याद रखिएगा डीएनए को डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। कौन दिया था, वाटसन एंड क्रिक, ये याद रखिएगा। कुछ कुछ साइंटिस्ट का नाम माइंड में रखते चले जाइएगा। और एक बात याद रखिएगा कि हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन्स होता है 20 एसेंशियल प्रोटीन्स यानी एमिनो एसिड्स होते हैं, कितने, 20 एमिनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से हमारे शरीर के लिए 9 एमिनो एसिड्स कारगर होता है, कितना, और 11 जो होता है यूजलेस होता है, फालतू का होता है। एक प्रश्न, अच्छा प्रश्न यह भी बन सकता है कि आपसे अगर पूछा जाए कि हमारा शरीर कितने एमिनो एसिड्स का बना होता है, सॉरी हमारा यानी प्रोटीन जो होता है कितने एमिनो एसिड से, इसेंशियल एमिनो एसिड से, तो उसमें से याद रखिएगा 20, जिसमें से महत्वपूर्ण कितने हैं, तो महत्वपूर्ण 9 है, 11 जो है अमहत्वपूर्ण कह लीजिए, अनयूजफुल कह लीजिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। आई बात समझ में। तो क्वेश्चंस के दायरा बस यहीं तक रहता है, इसके आगे कुछ ऐसा नहीं रहता है कि बहुत तोप आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा कि हमसे बना ही ना, और जब हमसे बना ही ना तो वो क्वेश्चन पूछा ही क्यों जाएगा। कोई ना कोई तो है जो क्वेश्चन बना, जो जिन्होंने डेप्थ में पढ़ा है उनसे ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसीलिए ये टेंशन नहीं लीजिए कि क्वेश्चन जो है बहुत डेप्थ में पूछती है, डेप्थ कुछ नहीं रहता। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे, और कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरएनए, इसमें से आरएनए का फंक्शन कौन नहीं है। तो याद रखिए कि आरएनए जो होता है एक मैसेंजर वाहक का काम करता है, क्या, संदेश वाहक के रूप में काम करता है। आपने पढ़ा होगा डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, यानी प्रोटीन का जो है मैसेज आरएनए ही कैरी करता है, याद रखिएगा। तो यानी मैसेंजर का काम करता है, बहुत अच्छा। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आरएनए जो है प्रेरक के रूप में काम करता है, एज ए कैटलिस्ट, बिल्कुल करता है। अगर आरएनए मैसेज नहीं देगा, एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड का ही आगे कन्वर्ट होना प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो ये एक एज ए प्रेरक या कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है। दूसरी बात, ये डीएनए से जो है कुछ न्यूक्लिक एसिड को एब्जॉर्ब करता है, तो ये एक एडाप्टर का भी काम करता है। तो यानी आप याद रखिए आरएनए जो है मैसेंजर का भी काम करता है, संदेश वाहक जिसको कहते हैं आप, कैटलिस्ट प्रेरक के रूप में काम करता है, उत्प्रेरक जिसको कहते हैं आप, और एक एडाप्टर के रूप में ही काम करता है, एब्जॉर्ब करने वाला। ये मॉडिफायर मतलब संरचना के रूप में काम नहीं करता है, याद रखिए संरचना के रूप में सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही करता है, आरएनए नहीं करता। मतलब स्ट्रक्चरल मॉडिफाई करने वाला काम सिर्फ और सिर्फ डीएनए का ही है। और इसीलिए डीएनए यानी किसी का भी सैंपल अगर मान लो प्रॉब्लम आता है, अगर दो पेरेंट्स आपस में लड़ रहे हैं, उलझ रहे हैं कि ये बच्चा मेरा है या बच्चा मेरा है, तो उस केस में जो जजमेंट किया जाता है डीएनए के आधार पर ही किया जाता है। तो इससे ये पता चला कि डीएनए ही है जो मॉडिफायर है, आरएनए से मॉडिफायर का, यानी आरएनए से ये पता नहीं चल पाएगा कि ये किसका बच्चा है। डीएनए अगर सैंपल मैच कराया जाए तो इससे पता चलता है कि ये बच्चा किसका है। इसलिए याद रखिएगा डीएनए में ही मॉडिफायर का कंडीशंस होता है, आरएनए में नहीं होता है। तो आपका पूछा है नॉट फंक्शन, आरएनए का फंक्शन नहीं है, तो आपका डी नंबर इधर करेक्ट आंसर जो नहीं है, ठीक है।
आपका मैसेंजर का काम है, कैटलिस्ट का काम है, एडाप्टर का काम है, बट मॉडिफायर का काम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए में पाया जाता है। एक बात और याद रखिएगा, 4 बेसिक एसिड्स होता है जिसमें से डीएनए में, यानी थायमीन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, ठीक है ना, जो डीएनए में पाया जाता है, और यूरासिल नहीं पाया जाता है। आरएनए की बात किया जाता है, आरएनए में थायमीन की जगह जो है यूरासिल पाया जाता है, बस ये याद रखिएगा। आरएनए में यूरासिल पाया जाता है और डीएनए में थायमीन पाया जाता है, बाकी ये तीनों कॉमन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बन सकता है, एडेनिन एंड गुआनिन में डबल बॉन्ड, और थायमीन एंड साइटोसिन में, थायमीन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका ये मतलब हुआ कि इसमें जो एडेनिन गुआनिन में 2 हाइड्रोजन अटैचमेंट होता है, और साइटोसिन और थायमीन में 3 हाइड्रोजन अटैचमेंट होता है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी पूछा जा सकता है, एडेनिन गुआनिन में कितना हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन बताइएगा, और साइटोसिन और थायमीन में कितने हाइड्रोजन था, 3 हाइड्रोजन, ये बता दीजिएगा। यानी क्वेश्चन अगर ट्विस्ट करना चाहे, इसी में क्वेश्चन बनाना चाहे एडेनिन गुआनिन में और थायमीन और साइटोसिन में, तो ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, राइट। चलिए आइए, बात अगर किया जाए तो बहुत कुछ है डेप्थ में जाने की, ठीक है, लेकिन मुझे तो उतना ही पढ़ना है, मतलब यानी हमारा निशाना बिल्कुल अर्जुन की तीर की तरह होनी चाहिए, शिकार पे ही, पक्षी पे ही। बाकी हमको और कुछ बागो बहार नहीं देखना है, बस उतना ही देखना है जिससे मुझे काम बन जाए। पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ पढ़ लेने से सिलेक्शन नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। लिमिट में और सिलेक्टिव चीज़ को ही पढ़ने से सिलेक्शन होगा। ये बात एकदम गांठ बांध करके माइंड में सेट कर लीजिए। बहुत कुछ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्टिव चीज़ों को पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये माइंड में हमेशा रखिएगा, ठीक है। बस आपके, यानी एक बार हमेशा माइंड में रखिए, क्या रखिए, कि आपका टारगेट बिल्कुल अर्जुन की तरह होना चाहिए, यानी शिकारी पे ही निशान की, पक्षी की आंख में ही लगे। पूरे बागो बहार को हमको देखने की जरूरत नहीं है, बस पक्षी जहां बैठा बस उसके आंख का टारगेट, मतलब आपका निशाना बीपीएससी का क्वेश्चन बनना चाहिए। कहाँ से क्वेश्चन कितनी पूछ रही है, बस उसका क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ज़्यादा डेप्थ और ज़्यादा बागो बहार देखने के चक्कर में मत पड़िए, बस उतना ही चीज़ पढ़िए जिससे आपका एग्जाम निकल जाए और उसके क्वेश्चंस बन जाए। सेट प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर बन रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं बन रहा है तो अगर कहीं आप पढ़ रहे हैं तो उनसे आप डिस्कस करिए कि सर क्वेश्चन नहीं बन रहा, ठीक है। क्वेश्चन बनना जरूरी है, चूंकि सिलेक्शन आपको लेना है। खुश चुटकुलेबाजी में और खुशफहमी में मत हो जाइए। अगर कोई आपकी प्रशंसा अगर तारीफ कर दे तो फूलना नहीं है, बशर्ते कि आपको वो चीज़ को देखना है, यानी कौन सा हमारा वीक फॉल है, कौन सा पॉइंट हमारा वीकनेस है जिसके कारण हमसे क्वेश्चन नहीं बन पा रही है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, उसको देखने की ज़रूरत है। और चुटकुलेबाजी से दूर रहिए, ठीक है, हंसी मजाक से दूर रहिए। बी सीरियसली, लाइफ का पार्ट्स है, इंटरटेनमेंट ज़रूरी है, लेकिन जब इंटरटेनमेंट कब अच्छा लगता है, जब आपसे क्वेश्चन बने, ठीक है। क्वेश्चन नहीं बने और सिर्फ इंटरटेनमेंट, तो ये अच्छा नहीं लगता। एक टाइम पास और टाइम किलर ये चीज़ें हैं, आई बात समझ में। इसीलिए हमेशा प्रयास करिए, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, अगर मेरा हमें ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, सेट लगा रहे हैं, तो अगर जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है या हमारे बताने के बाद भी अगर आपको डाउट आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और व्हाट्सअप ग्रुप भी है, व्हाट्सअप नंबर भी आपका दिया हुआ है, ठीक है, उस पर आप मैसेज करिए, क्वेश्चन भेजिए, आपका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। यानी आपके प्रति मैं चिंतित हूँ, भले कोई रहे या ना रहे। अब आपको देखना है कि आप इसका कितना लाभ उठा पाते हैं या नहीं पाते हैं, ठीक है। अब हमारी जवाबदेही ये नहीं रहेगी कि हमने आपको बताया नहीं और बोला नहीं। डाउट आए, क्वेश्चन नहीं बने, फौरन पूछिए, ठीक है, कमेंट करके पूछ लीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लीजिए, ठीक है। समय मिलेगा तो मैं आपके आंसर को, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करके ज़रूर आंसर करूंगा, या फिर हम क्वेश्चन जब लेकर के आएंगे तो उसमें हम आपको डिस्कस कर देंगे, राइट। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा और थोड़ी निष्ठा बरतिए आप, ठीक है। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को थोड़ा प्रमोट करिए, लोगों तक भेजिए, अपने साथियों से भी सब्सक्राइब करिए। बेहतर चैनल है, तारीफ और प्रशंसा मैं अपने आप को नहीं कर रहा हूँ, मुझे पे विश्वास और कॉन्फिडेंस है कि जितने भी एग्जामें हुई है, चाहे वो दरोगा की बात कर ले या बीपीएससी की फेज 2 की बात करें, कटअप की बात कर ले, कटअप भी मैंने जो दिया था एग्जैक्ट वही कटअप आया, एक नंबर भी आगे पीछे नहीं। बताइए, इतनी कॉन्फिडेंस, इतनी बेबाकी के बाद आप आज तक देखें जो मैंने क्वेश्चन कराया था क्या क्वेश्चन आया या नहीं आया। फिर फेज 3 की बात कर ले, 6 to 8 की बात करें, क्या क्वेश्चन आया है कि नहीं आया।
इसीलिए कह रहा हूँ मुझ पे पूरा विश्वास रखिए, और मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है और यकीन विश्वास है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, और वह उसी के आसपास क्वेश्चन रहने वाला है, पूरे बागों बाहर आपके सामने पलटने की। और अपनी ज्ञान बखारने के चक्कर में मैं नहीं बोल रहा कि मुझे इतना नॉलेज है, इतना नॉलेज नहीं, लिमिट ही है जितना आपको ज़रूरत है, जितना जितना से आपको क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्रेटेड ओनली ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो याद रखिएगा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसमें कॉर्पस लुटियम एक्टिव होता है, और कॉर्पस लुटियम के एक्टिव होने से ज़्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पीक लेवल में पहुंच जाता है मेंस्ट्रुएशन स्टार्टिंग के 22 डेज में, मतलब 22वां दिन में पीक लेवल पे होता है। तो याद रखिएगा, प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। यानी अगर आपसे पूछ दिया कि प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए द मेजर रिजर्वर फॉर फॉस्फोरस इज, यानी आपका मुख्य जो है संरक्षक जो है फॉस्फोरस का कौन है, तो याद रखिएगा सेडिमेंट्री सॉइल कह लीजिए या सेडिमेंट्री रॉक्स कह लीजिए। तो आपका सॉइल एंड रॉक्स हो जाएगा आपका मिट्टी और चट्टान, ये आपका फॉस्फोरस का रिजर्वर है। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड इन नेचुरल इकोसिस्टम, यानी नेचुरल इकोसिस्टम में कभी उल्टा नहीं होता है, वो आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी है। याद रखिए पिरामिड ऑफ एनर्जी। आखिर इन्वर्टेड किसका होता है, तो याद रखिए पॉन्ड का जो इकोसिस्टम होता है, पॉन्ड का इकोसिस्टम वो उल्टा होता है। उल्टा कहने का मतलब आप जनरली इकोसिस्टम जो होता है एनर्जी के फ्लो का इस तरह से होता है, मतलब जो प्रोड्यूसर होता है वो नीचे होता है, लेकिन पॉन्ड के केस में जो होता है ये उल्टा होता है, ये चौड़ाई वाला पार्ट जो होता है ऊपर होता है, और पतला वाला पार्ट क्या होता है, नीचे की ओर होता है। ये पॉन्ड में है, यानी पॉन्ड में जो पिरामिड की आकार होती है वो इन्वर्टेड होता है, जस्ट नेचुरल इकोसिस्टम जो होता है नॉर्मली इकोसिस्टम उसके अपोजिट होता है, और पिरामिड ऑफ एनर्जी वो कभी उल्टा नहीं होता, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यानी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक कितना % एनर्जी फ्लो होती है, बिल्कुल आपने सही कहा 10% एनर्जी। और सनलाइट से प्लांट जो एनर्जी ऑब्जॉर्व करती है, सनलाइट में जो उपस्थित एनर्जी होता है उसका कितना %, बिल्कुल आपने सही कहा, उसका 1% ही प्रकाश से, यानी पौधे जो होता है वो क्या करता है, ऑब्जॉर्व कर पाती है, और उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, बहुत अच्छा, पर्णहरित के प्रेजेंस में। ठीक है, वहीं पे आपका एक होता है ग्रेना, ग्रेना भी काम करता है केमिकल यानी फोटो लाइट को केमिकल लाइट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, यानी फोटो एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिकल वेव, यानी इसमें से कह रहा है कि इसमें से कौन सा है जो मैकेनिकल वेव नहीं है, यानी यांत्रिक तरंग नहीं है। यांत्रिक तरंग याद रखिएगा, यांत्रिक तरंग वह होगा जिसमें मीडियम की जरूरत पड़ेगी, और जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी वो हमारा नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन यांत्रिक वेव होगा। ठीक है, मैकेनिकल समझ गए, मैकेनिकल का मतलब प्रोपैगेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ेगी, और माध्यम पे निर्भर करता है आपका साउंड, माध्यम पे निर्भर करेगा आपका वाटर वेव, और माध्यम पे निर्भर करेगा सिस्मिक वेव। बट लाइट जो होती है वो लाइट आपका नॉन मैकेनिकल वेव होते हैं, मतलब लाइट माध्यम पे निर्भर नहीं करती है, यानी लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। ठीक है, ये याद रखिए, ठोस लिक्विड गैस तो है ही है, उसके साथ वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है, और जो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगी उसी को हम लोग कहते हैं नॉट मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे आप। लाइट एग्जाम्पल हो गया किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक है, साउंड की बात कर ले, आई बात समझ में, ये साउंड जो हो गया वाट सिस्मिक वेव हो गया, ये सब आपका जो है मैकेनिकल वेव है। सर लाइट आपका हो गया लाइट वेव। ठीक, चलिए यानी सुनते जाएंगे कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए अगला प्रश्न क्या करा, द शेप्स ऑफ sp sp2 sp3 मैंने कल बताया था। sp हाइब्रिडाइजेशन कह रहा है, देखिए कार्बन कार्बन के बीच जब ट्रिपल बॉन्ड होगा, आप ये एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन में भाग सिर्फ और सिर्फ सिग्मा और लोन पेयर ही लेता है, सिग्मा और लोन पेयर, पाई बॉन्ड नहीं लेते हैं, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब यहां से बताइए मुझे कि आपसे अगर पूछे कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, कैसे बताएंगे। देखिए ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, बिल्कुल आपने कहा 1 2 3 3 बॉन्ड बना रही है।
हमने कहा कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगी, अभी बना कितना रहा, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो एक बॉन्ड जो है कमी है, तो एक बॉन्ड कमी है, तो उस बॉन्ड को पूरा करने के लिए आवेगा हाइड्रोजन, मतलब कार्बन जा रहा है ससुराल, उसके स्वागत में आ रहा है हाइड्रोजन। ठीक है, जहां हाइड्रोजन और कार्बन यानी कार्बन का स्ट्रक्चर दिखे और इनसफिशिएंट ऑफ बॉन्ड दिखे, मतलब बॉन्ड उतनी तादाद में न दिखे जितना कार्बन बनाती है, मतलब कार्बन मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगी। अगर 4 बॉन्ड बनाता ना दिखे कार्बन, तो उसकी स्वागत करके करने आएगा कौन, हाइड्रोजन। बताइए आप मुझे कि यहाँ कितना हाइड्रोजन आवेगा, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक हाइड्रोजन आवेगा। ठीक, इस कार्बन की बात कर लीजिए तो इस कार्बन की कितने आवेगा, 3 बॉन्ड तो इधर है, तो ये इस कार्बन के लिए भी है, तो ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा, बच कितना रहा, एक हाइड्रोजन आवेगा। अब अगर आपसे पूछ दे कि इस कार्बन, मान लेते हम बहाने से आपको कह देते हैं ये कार्बन 1 नंबर है, ये कार्बन 2 नंबर है, आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि 1 नंबर ऑफ कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए, तो क्या होगा। मैंने अभी बताया कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ही पार्टिसिपेट करेगा। क्या इस कार्बन के पास लोन पेयर है, नहीं है, तो लोन पेयर की कहानी खत्म, लोन पेयर की कहानी खत्म, क्योंकि कार्बन के पास लोन पेयर है नहीं। यहां हाइड्रोजन जितना भी जुड़ेगा, हाइड्रोजन ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड में काउंट होते हैं। तो एक सिग्मा बॉन्ड यहां, जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां उसमें एक सिग्मा और 2 पाई होता है, तो एक सिग्मा यहां है और एक सिग्मा यहां, मिल करके कुल कितने सिग्मा, 2 सिग्मा, तो आपका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp। ठीक है, यानी एक ऑर्बिटल के लिए, देखिए हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स याद रखिएगा। और आपको पता होगा कि s में ऑर्बिटल कितने होते हैं, 1, p में कितने, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, d में कितने, 5। बिल्कुल एकदम, देखिए तो आप धक धक आंसर कर रहे हैं। यानी s में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने, 1, p में कितने, 1, तो एक सिग्मा किसको ऑर्बिट जो है हाइब्रिडेशन में किसके लिए ले आएगा, एक सिग्मा ले आया s के लिए, एक सिग्मा किसके लिए लेकर आएगा, p के लिए, तो 2 सिग्मा हो गया, मतलब 2 ऑर्बिटल मिक्सिंग होगा, तो एक ऑर्बिटल हो जाएगा s वाला और एक ऑर्बिटल हो जाएगा p वाला, यही कहलाएगा हमारा sp। और sp को हम लोग कहेंगे संरेखीय, लीनियर। आई बात समझ में, यानी शेप की बात अगर करें, ज्योमेट्री की बात करें, तो आप कहिएगा कि sp का जो ज्योमेट्री होता है, उसकी आकार जो होती है, उसकी ज्यामिति जो होती है, उसका शेप जो होता है वो लीनियर होता है, संरेखीय होता है, ये याद रखिएगा। आ गई बात समझ में, मिक्सिंग समझ में आ गया। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग, जैसे हाइब्रिड यानी फसल की बात करिएगा तो ये हाइब्रिड, मतलब जो आपका इस सीजन में नहीं होने वाला वो फल आपको दिखे, इसका मतलब वो हाइब्रिड है, उसको हाइब्रिडिंग करा यानी मिक्सिंग करा करके बनाया गया है। आए बात समझ में, तो केमिस्ट्री की दुनिया में हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, चलिए आगे बात समझ में। इस कार्बन का भी उतना ही होगा, एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, तो मतलब 2 सिग्मा, तो 2 ऑर्बिटल मिक्सिंग होगा, तो एक s के लिए और एक p वाला हो जाएगा, तो 2 ऑर्बिटल हो गया हमारा, एक ऑर्बिटल हमारा s और एक ऑर्बिटल p हो गया, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp, लीनियर हो गया। ठीक उसी तरह से अगर इसकी बात अगर हम लोग कर लें, इसको मिटा दें, चलो समझ में आ गया होगा। अब अगर आपसे पूछे कि sp2 हाइब्रिडेशन किसका होगा, तो आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना ही नहीं है। चलिए अब मुझे यह बताइए कि कार्बन कितना बन बना रहा है, यहाँ 2 बन बना रहा है, कितना हाइड्रोजन आवेगा, 2 हाइड्रोजन आवेगा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। इस कार्बन की बात करिए तो 2 बॉन्ड यहां दिख रहा है, सिर्फ 2 बॉन्ड बना रहा है, तो कितना हाइड्रोजन आवेगा, 2 हाइड्रोजन आवेगा। चलिए हमने क्या बताया कि हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा और लोन पेयर भाग लेती है, तो क्या इस कार्बन के पास लोन पेयर, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब बताइए सिग्मा कितने, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा यहाँ, जहां डबल बॉन्ड होता है वहां एक सिग्मा एक पाई, तो मतलब कुल 3 सिग्मा हो गए, कुल 3 सिग्मा होगा। तो अब मिक्सिंग होगा, ऑर्बिटल का मिक्सिंग होगा, तो एस में ऑर्बिटल कितने हैं, एक है, तो यहाँ 3 ऑर्बिटल लाना है, तो 2 किसका आएगा, क्योंकि p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और s में 1 ऑर्बिटल होता है, तो 1 ऑर्बिटल आप s वाला ले लीजिए, बच गया आपके पास 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा के लिए 2 ऑर्बिटल आएगा, 2 ऑर्बिटल किसका वाला आएगा, पाई वाला आएगा, मतलब p क्या गो आया, 2 गो आया, तो p होगा 2 और s क्या गो, तो 1, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आया। तो अब बताइए मुझे, आप बताइए अगर इसी को हम लोग थोड़ा अल्फाबेटिकली अरेंज कर लें इस तरह से, यानी ऐसे करें, कार्बन है कार्बन, डबल बॉन्ड, तो अब बताइए जो आपका ये अल्फाबेट का टी जैसा दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, कैसा दिख रहा होगा, टी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो इसीलिए आप याद रखिएगा कि जो sp2 का जो ज्योमेट्री होता है, या शेप कह लीजिए, या आकार कह लीजिए, या ज्यामिति कह लीजिए, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, याद रखिएगा sp2 का। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लीजिए, ट्राइगोनल प्लेनर, लीनियर ट्राइगोनल प्लेनर। और sp3 की बात कर ले, sp3 की बात कर ले, तो sp3 का मतलब हो जाएगा CH4,
कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन आवेगा, एक बॉन्ड बना रहा था 3 हाइड्रोजन आवेगा, एक यहाँ 3 हाइड्रोजन। अब बताइए टोटल सिग्मा कितना, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा, टोटल 4 सिग्मा आ गया। तो 4 सिग्मा के लिए मतलब 4 ऑर्बिटल्स आएंगे, तो एक ऑर्बिटल हमारा एस वाला आ गया, क्योंकि एस में मैक्सिमम ऑर्बिटल होता है एक, बचेगा कितना 3 ऑर्बिटल, तो 3 एस पी में जो होता है 3 ऑर्बिटल होता है, तो 3 ऑर्बिटल यूज किया जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3p3 sp3। sp3 का जो ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल होगा। आए बात समझ में, ठीक है, टेट्राहेड्रल, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, लीनियर ट्रायंगुलर प्लेन टेट्राहेड्रल, तो आपका बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। रटना कुछ नहीं है, कैसे आया इसको देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे एसिडिक कैरेक्टर में पूछा जा सकता है, यहीं पे देखिए क्वेश्चन, यहीं पे क्वेश्चन होता है, छिपा होता है क्वेश्चन, मुझे खुद बनाने आते हैं। अगर आपसे पूछ दे क्या पूछे कि sp3 sp2 और sp में एसिडिक कैरेक्टर किसका दे दिया, मोर रिएक्टिव कौन है, मोर रिएक्टिव कौन है, कैसे बताएंगे। तो मोर रिएक्टिव जो होगा आपका ये होगा, ये दोनों आपका मोर रिएक्टिव कहलाएगा इसके तुलना में, ठीक है। चलिए ये रिएक्टिव सबसे ज्यादा रिएक्टिव sp, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3, तो ऑर्डर हो गया आपका रिएक्टिव का, मतलब क्रियाशील सबसे ज्यादा। यहीं पे अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका है, सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर कौन है, sp3 या sp2 या sp, तो याद रखिएगा परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा वो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो अब परसेंटेज कैसे निकालिएगा, तो देखिए इसमें टोटल ऑर्बिटल कितना है, 4, 4 मिल करके 100 होगा, 4 मिल करके 100 होगा, टोटल कितना होता 100, कितना ऑर्बिटल है इसमें बताइए 4, तो 4 से डिवाइड करिएगा तो ये 25%, मतलब एक का हमारा हो गया 25%, एस 25% इसमें है। यहीं पे बात कर लेते हैं एस कितना हो जाएगा 33%, इसमें बात करिएगा तो 50%, तो यानी सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर कौन होगा बोलिए, क्योंकि इसमें 2 ऑर्बिटल है ना, तो 50 को 2 से डिवाइड करिएगा, इसमें 3 ऑर्बिटल है तो 100 को 3 से डिवाइड करिएगा, इसमें 4 ऑर्बिटल है तो 100 को 4 से डिवाइड करिएगा, तो यानी एक ऑर्बिटल का निकल जाएगा हमारा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा बोलिए। तो यहाँ से जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, वहीं पे उल्टा अगर बेसिक पूछ दे तो जिसमें पी कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। बस यहाँ एक बार सेट कर जाए तब तो हम आसानी से क्वेश्चन, चाहे क्वेश्चन को क्यों यानी किसी भी तरह से घुमा दिया जाए मैटर नहीं करता है, ठीक है। चलिए सेशन अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करवाइए, खुद कीजिए अगर नहीं किए होंगे तो, ठीक है कर लीजिए। हाँ लेकिन अभी काम है आपको तो सब्सक्राइब कर लीजिए, काम खत्म हो जाए तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, तो ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। पैसा कुछ नहीं लगता है, एक से आपको पैसा देना लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब्सक्राइब कर लिए हैं तो करे रहिएगा, अनसब्सक्राइब मत कर लीजिएगा, काम बन जाए, मतलब काम में यानी एक कहावत फिर वो फेमस हो जाएगी, अपन काम बनता भार में जा जनता, तो ऐसा कहानी नहीं करिएगा। मतलब किसी भी यानी हमेशा इंसान को किसी ना किसी से ज़रूरत कुछ ना कुछ पड़ ही जाती है, काम मतलब ही यार मत बनिए, दुखों के साथी, सुखों के साथी और खुशी का भी साथी बनिए, ठीक है। चलिए दुख में साथ दिए हैं तो सुख में भी रहिए, सुख में है तो दुख में भी जरूर रहिए, उम्मीद करते हैं आपसे, उपेक्षा है आपसे, है ना, ठीक है उपेक्षा है। आइए द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ नोड्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज, मैंने एक फॉर्मूला बताया टोटल नंबर ऑफ नोड्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में n प्लस एल, ये सॉरी 1, ये याद रखिए टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ सेल्स है, n क्या है, नंबर ऑफ सेल्स है, जिसकी भी बात करते हैं ऑप्शन में देख लीजिए, जिसका सेल यानी हमारा ये कोफिशिएंट जो दिया हुआ है सेल है, ये क्या है सेल है। अगर इसमें नोट्स की पूछ दे तो आपका 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, इसमें पूछ दे तो कितना हो जाएगा 5 + 1 कितना 6, और इसमें पूछ दे तो कितना हो जाएगा 4 + 1 5, यानी आपसे टोटल नंबर ऑफ नोट्स की ऑर्डर अगर पूछ दे तो किसका होगा सबसे ज्यादा 6s का, उसके बाद 5d का, उसके बाद किसका 4f का। तो आपका ये जो आंसर है करेक्ट आंसर है, ये आपका बी नंबर इधर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। देखिए इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चंस है और आप भटक रहे हैं इधर उधर। द अर्थ इज एन ओपन सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू, यानी अर्थ ओपन सिस्टम्स है, खुली संरचना है, खुली संयंत्र है, खुली सिस्टम है, किसके प्रति ऊर्जा के प्रति, याद रखिएगा एनर्जी की, ठीक है। चलिए
अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ऊर्जा की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, तो ऊर्जा की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे छोटी यूनिट होती है। याद रखिएगा, ऊर्जा की सबसे छोटी यूनिट, ऊर्जा की सबसे छोटी यूनिट, और कहाँ गए क्वेश्चन, ऊर्जा की सबसे छोटी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत अच्छा, चलिए ये क्वेश्चन आप मारिए तो कमेंट करके क्या आंसर होगा। विच हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं यहीं पे ट्विस्ट कर देता हूं कि पहला एक्सेप्शन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस एलिमेंट्स का आया है, और एक और एक्सेप्शन है कि जो एक्सेप्शन हमारा आया है वो उस जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, वो ग्रुप में वही एकलौता है जो हाइड्राइड बनाता है, बाकी कोई नहीं बनाता है। वो कौन सा एलिमेंट है ये बता करके हम आपसे हैं, और आपको मैं ये चेक करना चाहता हूं कि आपने कितना रिवीजन किया है और जे बताए हैं माइंड में है या नहीं है। यानी क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दरमियान सबसे पहले एक्सेप्शन आया, वो कौन सा एलिमेंट है, और वह जो एलिमेंट आएगा आंसर, यानी उस जो इस ग्रुप से बिलोंग करेगा, उस ग्रुप में इकलौता वही है जो हाइड्राइड बनाता है, बाकी कोई नहीं बनाता है। ये दोनों का आंसर कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और मेल्टिंग पॉइंट ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा मुझे, ठीक है। चलिए, एमॉन्ग द फॉलोइंग स्पेसीज द स्मॉलेस्ट आयन इज, मैंने आपको बताया कि जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उसकी आयन जो है क्या होगी, कम होगी, आयन छोटा होगा। तो हमारा जो है सोडियम जो है स्मॉलेस्ट आयन है, स्मॉलेस्ट आयन इज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज वाला स्मॉलेस्ट होता है, नेगेटिव वाला लार्जेस्ट होता है। जितना ज़्यादा होगा याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस विल बी ग्रेटर देन इट्स ईएमएफ व्हेन इट इज, यानी कह रहा है क्या कि टर्मिनल पोटेंशियल जो होगा, टर्मिनल किनारा वाला जो पोटेंशियल विभव होगा वो आपका ग्रेटर होगा जब जब बैटरी क्या होगा, चार्ज होगा। क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं, वो मूव करना चाहेगा, क्योंकि चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच अपोजिट डायरेक्शन होता है। इसलिए आप याद रखिएगा जो पोटेंशियल होगा ज़्यादा होगा किस में, आपका चार्ज वाला कंडीशन में होगा, ठीक है। चलिए, कहीं कहीं चार्ज अनचार्ज यानी सॉरी डिस्चार्ज हो सकता है, तो ऑप्शन में घबराना, बोथ अगर होगा तो दोनों कंडीशंस हो जाएगा। एक आंसर आएगा अगर तो उसमें चार्ज वाला कंडीशन लगाइए। विच लॉ इज यूज इन फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन एन, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट को कौन ये करता बताता, बताइए। एन एसी जनरेटर, तो याद रखिएगा लेंज लॉ जो है, लेंज लॉ, लेंज लॉ जो डायरेक्शन बताता है, ठीक है। और एक याद रखिएगा कि लेंज लॉ जो है एक परिमाण है संरक्षण ऑफ ऊर्जा का भी, ठीक है ना। लेंज लॉ है परिणाम इसका किसका, संरक्षण का। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड। आप देखिए मैंने बता ही दिया, वही क्वेश्चन आ गया। लेंज लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी एक संयंत्र है किसका, बोलिए, कंजर्वेशन यानी क्या कहते हैं उसको, कंजर्वेशन, संरक्षण, ऊर्जा के संरक्षण के नियम पे आधारित होता है किस, कौन, लेंज लॉ। ये याद रखें, लेंज के नियम जो है ऊर्जा के संरक्षण नियम पे आधारित है, परिमाण है, परिणाम है, कॉन्सिक्वेंस मतलब परिमाण कह लीजिए, परिमाण, ठीक है ना। चलिए, ओम्स लॉ इज ट्रू फॉर मेटेलिक कैरेक्टर एट लो टेम्परेचर, बिल्कुल ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका ए नंबर इज द करेक्ट आंसर, ओम्स लॉ जो है। और इसका देखा जाता है वर्तमान में ओम्स लॉ जो है, मतलब अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, उसी से लिया गया है, ठीक है ना। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न में आते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन, तो किरचॉफ्स करंट लॉ जो होता है आप याद रखिएगा, इसका यानी इसमें जो चार्ज का जो होता है नोड पे संयंत्र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हाई एक्टिव होता है इलेक्ट्रॉन्स, और उसको यानी पे क्या पोटेंशियल पॉजिटिवली चार्ज को स्टोरिंग कंडीशन या स्टैंडिंग या स्टेबिलिटी होने नहीं देगा। यही याद रखिएगा, यानी किरचॉफ्स लॉ जो होता है ये बेस्ड है वोल्टेज लॉ पे भी और एम्पियर लॉ पे भी, और इसी का वर्तमान एप्लीकेशन है ओम्स लॉ। क्या है, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ का ही। तो आप याद रखिएगा चार्ज कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड एट नोड,
ये याद रखिएगा, ठीक है ना। नोड पे चार्ज एक्यूमुलेटेड पाया नहीं जा सकता है, ठीक है। अगला क्या है, वेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन, यानी सेल्स को जब कनेक्ट कर दीजिएगा पैरेलल में तो याद रखिएगा उसकी प्रतिरोध घटेगी और करंट क्या होगा, बढ़ेगी। करंट क्या होगा, बढ़ेगा, याद रखिएगा। प्रतिरोध क्या होगी, घटेगी, करंट बढ़ेगा। और विभवांतर की बात करें, अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल सेम रहने वाला है। क्या है, पोटेंशियल सेम रहने वाला है। समांतर क्रम में पोटेंशियल सेम रहता है, विद्युत धारा बढ़ती है, प्रतिरोध घटती है। वही बात अगर श्रेणी क्रम की कह ले तो श्रेणी क्रम में करंट सेम रहता है और पोटेंशियल जो है डिक्रीज करता, पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करती है, यानी घटता बढ़ता है, और प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। करंट समान श्रेणी क्रम में, सीरीज में करंट क्या रहेगा, आई सेम रहता है, पोटेंशियल क्या रहता है, पोटेंशियल डिक्रीज, और आपका प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध इंक्रीज। ये याद रखिएगा, ठीक है। ओह, क्वेश्चन था ही ना। आइए अगला प्रश्न क्या करा, द मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग इज, मतलब अब आपसे अगर पूछ दे कि सबसे ज्यादा कार्बोनाइन स्टेबल किसमें है, तो आप याद रखिएगा 1 डिग्री कार्बोनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और अगर कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है तो वो हमारा कार्बन भी क्या होगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्बन के पे नेगेटिव को क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। स्टेबलाइज करने के कारण वो स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइड कर लेगा। तो CCl3 जो है आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन है। क्या है, मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन CCl3, ड्यू टू एक Cl जो है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, लोकलाइज कर देता है, स्टेबिलिटी ला देता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, द हाइड्रोजनेशन इफ बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ PD एंड BSO4 गिव्स। ये क्वेश्चन आपको करा करके हैं, ठीक है। नहीं आपको याद है तो ये आप लिख लीजिए। क्या करिए, बेंजोइल क्लोराइड कुछ इस प्रकार था आपका, ये आपका बेंजोइल क्लोराइड है। ये PD का मतलब हाइड्रोजनेशन का, हाइड्रोजन जुड़ेगा, PD और BSO4, तो ये आपका बना लिया था, क्या बनाया था बोलिए, एल्डिहाइड बना था, बेंजल्डिहाइड। यानी PD का काम है, PD BSO4 का काम है क्लोरीन का हटाना और हाइड्रोजन को जोड़ना। तो बस कुछ नहीं, वहां पे बैठा दीजिए, क्लोरीन की जगह क्या ला दीजिए, बोलिए, क्लोरीन की जगह आप ला दीजिए क्या, हाइड्रोजन। यही कहलाता है हाइड्रोजनेशन। और ये आपका ग्रुप है एल्डिहाइड। कभी कभी इसको फेनॉल भी लिख देता है, तो इस तरह से भी लिखेगा PH और CHO, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, फेनॉल एल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड, यानी कंफ्यूजन नहीं होना है। तो आपका क्या बनाएगा, बेंजल्डिहाइड है क्या, बेंजल्डिहाइड, यानी B नंबर इज द करेक्ट आंसर। फिगर आप देख लीजिएगा, मतलब PD BSO4 का काम है क्लोरीन को भगाना और हाइड्रोजन को जोड़ना, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। यहाँ पे मोस्ट सफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन है, तो जो सफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन होता है मतलब आपका यहाँ पे देखिएगा CH3 का 4 और N है, तो N पे मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा। और पॉजिटिव चार्ज ये इस बात को बताता है कि इस पे सफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन है, और जिसमें सफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन होगा मतलब वैकेंट इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। यहाँ नहीं पूछा है तो आपका कौन नहीं होगा, CH3 का 4, ये 4 जो है यहाँ नहीं है, यहाँ है। द रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफेनॉन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NOH इज नॉन एज, बस इसका डायरेक्ट फिगर याद रखिए, माइंड में रखिए। बेंजल्डिहाइड है तो बेंजल्डिहाइड बना लीजिए आप, बोलिए, यही आपका बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। और क्या करा, एसिटोफेनॉन है आपका, एसिटोफेनॉन, तो एसिटोफेनॉन का जो स्ट्रक्चर कहा जाता है इस तरह से रख लीजिए आप। क्या है, कॉल आ रहा नहीं, एसिटोफेनॉन का जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रखिएगा, यानी कीटोन ग्रुप से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है आपका, तो आप यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे आपका एसिटोफेनॉल है, ठीक है। बस इसकी जो स्ट्रक्चर कुछ बनेगी तो कुछ इस स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेगी आपका, आप ले लीजिए, सॉरी, कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है ना। बस इसी को यानी एक फिगर के रूप में याद रखिएगा कि इसको बोला जाता है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोला जाता है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, याद रखिएगा। ये बस बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफेनॉन क्या देगा, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। चलिए
कुछ कुछ बस फिगर, उतना रिएक्शन आपसे नहीं पूछेगा। देखिए, विच बेसिक लॉ शुड बी फॉलो द एनालाइज द सर्किट, मतलब सर्किट के एनालाइज को एक्सप्लेन करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए कौन सा लॉ है? तो यानी आप याद रखिएगा किरचॉफ्स लॉ ही है सर्किट को विश्लेषण करने के लिए। चलिए आइए, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ लैक्रीमेटर ऑफ टीयर गैस, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है बस फॉर्मूला C6H5COCl COCH2Cl, ये आपका फॉर्मूला, यानी C6H5COCH2Cl, ये आपका लैक्रीमेटर का फॉर्मूला है, जिसको यानी टीयरिंग ऑफ आइज कहलाता है, इरिटेशन कहलाता है। इसी को हम लोग टीयर ऑफ गैस भी कहते हैं, टीयर गैस कहते हैं। ठीक है, चलिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। अब V1 एंड V2 पूछा है, तो यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ लगेगा, इसमें भी किरचॉफ्स लॉ लगेगा, तो लगा लीजिए। शायद ये क्वेश्चन दिए थे, अब बनाए कि नहीं बनाए तो ये आप पे निर्भर करता है। तो किरचॉफ्स लॉ लगाइए। देखिए, मेन सप्लायर कौन है? ये है 12 वोल्ट। इधर जाएगा पोटेंशियल जाएगा, बताइए, तो पोटेंशियल जाएगा तो पोटेंशियल घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा, तो घटेगा -8 वोल्ट। और इधर जाएगा तो इधर भी घटेगा आपका कितना, बोलिए, -V1 है। ये इक्वल टू, यानी हमने आपको कहा कि किरचॉफ्स लॉ, यानी जितना भी इनपुट है या आउटपुट है वो सब किसके बराबर है? 0 के बराबर, तो बराबर 0 कर दीजिए। तो आपका V1 को इधर ले आइए, ये कितना हो जाएगा? 8, यानी 4 वोल्ट आपका हो गया। 4 वोल्ट, V1 का वैल्यू कितना आ गया? 4 वोल्ट, बहुत अच्छा। अब यहाँ लगा दीजिए। अब इसको मेन मान लीजिए, ये सप्लाई करेगा, ये करेगा सप्लाई, तो बताइए इसका पोटेंशियल घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। और ये सप्लाई करेगा तो इसका भी पोटेंशियल घटेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए? 8 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट और माइनस कितना? 2 वोल्ट, बराबर कितना? 0। V1, ये V2 है, सॉरी 2 नहीं है, ये V2 है, V2 बराबर 0। तो अब कितना हो जाएगा बताइए? तो V2 रोक लीजिए, कितना? V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6, यानी V1 4 और V2 6 है आपका ए नंबर द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, बारह ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एटॉमिक मास इतना विल रिएक्ट कंप्लीटली विद एन एसिड टू गिव, ये आपका क्वेश्चन हम कराए हुए, इसको कमेंट करके आंसर करिएगा इसको। ठीक है, करिएगा कमेंट करके, बना करके व्हाट्सएप पे आंसर करिएगा, फायदा आपको होगा। ये क्वेश्चन बताया हुआ है, एक बार आप बना लीजिएगा तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटिएगा फंसिएगा, और रट करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको आप बना करके हमको कमेंट करके बताइएगा। कहाँ कहाँ क्वेश्चन भाग जाता है। चलिए, दी कंपाउंड दैट रिस्पॉन्स टू टॉलेंस टेस्ट इज, यानी टॉलेंस टेस्ट जो है आपका एल्डिहाइड से रिलेटेड है। एल्डिहाइड आपका टॉलेंस टेस्ट के लिए है, तो बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। यानी एल्डिहाइड याद रखिएगा, RC⋯OH, यानी R जो है अल्काइल ग्रुप है, कुछ भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, C3H7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप है। राइट, चलिए, द क्लीमेंसन रिडक्शन ऑफ अ कीटोन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, मैंने आपको बताया जिंक अमलगम और HCl के प्रेजेंस में क्लीमेंसन रिडक्शन होता है। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर द करेक्ट आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन है क्या इसमें? अब क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन आपका लास्ट है। ठीक है, क्लीमेंसन रिडक्शन मतलब जिंक अमलगम ZnHg को हाइड्रोक्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो क्लीमेंसन रिएक्शन मतलब उसमें से क्या वाटर को रिलीज करता है। तो इस क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन के साथ आज का सेट होता है कंप्लीट। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से लगातार बने रहिए। अगर अच्छा आपको सेशन लगे तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि ये चैनल बहुत ही जल्द एक बेसिक फाउंडेशन कोर्स भी लेकर के आने वाली है। और जो साथी क्लास 10th के लिए, यानी जिनको साइंस में बहुत सारी समस्याएं आ रही है, तो इसके लिए स्पेशल क्लास आने वाला है। ठीक है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, ताकि मैं आपका सदा आभारी रहूं। थैंक यू सो मच।